नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है मनी, आपकी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, फिर फॉर्म्स ऑफ मनी, इसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, और उसके थोड़ा जानेंगे हम सप्लाई ऑफ मनी को। इसीलिए इसका चैप्टर का पहला नाम था मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें दो पार्ट आ रहे हैं आपका, एक कॉन्सेप्ट और एक मेजरमेंट। कैसे मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है। ठीक है। अच्छा, जो मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी है, तो एवोल्यूशन आपका बार्टर सिस्टम से स्टार्ट होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बार्टर सिस्टम की जो आपके नेगेटिविटीज़ हैं, वही आपका मनी के फंक्शन यानी कि पॉजिटिव पार्ट्स एडवांटेज है। ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, उसी का अपोजिट कह सकते हैं। शुरू करते हैं। मनी क्या है? अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। अगर कोई भी चीज़ जो है, आप दो चीज़ों को बदलना चाहते हो, आपके पास ए है और आपको बी चाहिए है, तो कोई ऐसी चीज़ जो ए के बदले ली जा सके और उसके बदले बी मिल जाए, उसको हम मनी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बी हो उसको ए चाहिए ही चाहिए हो, लेकिन जिसके पास लेकिन अगर कोई ऐसी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे उस जगह पे, उस स्पेस में चल रहा है, मूवमेंट में है, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है और हर कोई खर्च करने के लिए रखे है, वो होता है मनी। ठीक, आपने ए को बेच दिया, जिसको ए चाहिए वो आपको ये दे देगा, और जब जिससे आपको बी लेना है उसको आप ये दे दो, वो ये से रख लेगा। ठीक, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि उसे अगर कोई सी चीज़ चाहिए है और इसने अगर कोई डी चीज़ बेची है, तो वो मनी सबके काम में आ जा रहा है। ठीक, अब मनी अलग अलग जगह अलग अलग है। इंडिया में रुपी मनी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे तो कॉमनली एक्सेप्टेड होगा एज एक्सचेंज मीडियम। वैसे ही यूएसए में डॉलर मनी। ठीक, क्योंकि वहाँ पे वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे। अगर आप गेहूँ उगाते हो, व्हीट, और आपको राइस भी चाहिए है, ऑब्वियसली खाली व्हीट से तो आप जिंदा रहोगे नहीं, आपको सभी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, हालांकि उस समय इतनी वैरायटी नहीं होती थी, लेकिन व्हीट और राइस तो था ही, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो किसी का कोई व्हीट उगाता है, ठीक है, और वो व्हीट उसके पास बहुत सारा है, अब उसे राइस भी चाहिए, उसे पल्सेस भी चाहिए यानी दालें, उसे स्पाइसेस भी चाहिए, मसाले। ठीक, तो क्या करेगा? ये ए बंदा बी, सी और डी के लिए एक एग, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वीट लेके जाएगा। बी से कहेगा भाई आपको भी तो वीट चाहिए होगा, आप तो खाली राइस उगाते हो। बी कहेगा हाँ, ठीक है, ये लोग वीट और राइस एक्सचेंज कर लेंगे, एक लिमिटेड अमाउंट। ये ए अपना सारा वीट नहीं ले जाएगा, बी अपना सारा राइस नहीं ले देगा। ए जो वीट उसे नहीं ज़रूरत है उसमें से एक पोर्शन ले जाएगा, जो उसे इससे लगता है कि हाँ भाई बी एग्री कर जाएगा, इसको जितना राइस चाहिए उसके बदले में, है ना, उतना वीट वो लेके जाएगा। सिमिलरली वो सी के पास जाएगा वीट लेके और पल्सेस से एक्सचेंज करेगा, डी के पास जाएगा और स्पाइसेस से एक्सचेंज करेगा। ये आपस में एक दूसरे के पास, या किसी दूसरे दूसरे पल्सेस और स्पाइसेस वाले के पास बी, और किसी दूसरे राइस और स्पाइसेस के पास सी जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से अपनी ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा करते थे, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। ज़रूरी नहीं है कि ए जब बी के पास पहुँचे, बी को उसी समय और उतना ही वीट चाहिए हो जितना ए दे रहा हो। ये दोनों एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ व्हीट और राइस पे एग्री करेंगे कि नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बी के पास जानने वाला कोई एक पहले से एफ बंदा है, जो की भी व्हीट उगाता है, और बी की उससे अच्छी डीलिंग है। ठीक, लेकिन जो है राइस जो है पूरे मार्केट में, पूरे एरिया में बी के अलावा और कोई उगाता ही नहीं है, इसीलिए ए को प्रॉब्लम हो रही है कि ए राइस ले तो ले कैसे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम में, से क्या हम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक, इसमें सर्विसेज भी आ जाती थी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फार्मर से वीट लेने के लिए एक फार्मर वर्कर क्या कर रहा है, वो उनके उसके यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, कोई कॉबलर जो है एक किसी फार्मर के शूज मेंड कर दे रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक,
बट जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होती है, वैरायटी बढ़ती जाती है चीज़ों की, और ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज, और लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई, ये नई चीज़ जो मार्केट में आई है हमें ज़रूरत है। जैसे आज आप स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते, पर यही 15 साल 20 साल पहले स्मार्टफोन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, पर लोग जी रहे थे। पर क्या आज आप स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते, है कि नहीं? तो ऐसे ही जैसे जैसे नीड ऑफ एक्सचेंज बढ़ती गई, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स बढ़ती गई, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते गए, है ना, बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट साबित होने लगा। मतलब ये पता चलने लगा कि गुड्स के बदले गुड्स से काम नहीं बनेगा। तब हमने क्या किया? मनी इन्वेंट किया, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो सबको चाहिए। अच्छा, जिस समय इसे इन्वेंट किया गया उस समय जो सबसे बेसिक, सॉरी, सबसे वैल्यूएबल चीज़ ऐसी थी जो सबको चाहिए होती थी, वो थी गोल्ड और सिल्वर। लोगों को ज्वेलरी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ लगती थी, और वो गोल्ड और सिल्वर चीज़ें भी ऐसी थी कि कोई अपने घर पे नहीं उगा सकता था गेहूं और चावल की तरह। उसके लिए फिक्स जगहों की ज़रूरत थी, जो अक्सर उस समय की गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, जैसे कि माइंस, है ना। तो क्या किया गया? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को मनी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। अब गुड्स गुड्स के बदले नहीं, बल्कि मनी के बदले बेचे जाते थे, कि आप 4 गोल्ड कॉइन मुझे दो, मैं आपको व्हीट दूंगा, और वो 4 गोल्ड कॉइन से वो बंदा राइस खरीद ले रहा है, क्योंकि उसके पास व्हीट तो पहले से था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ? एलॉय मेटल आ गए, मतलब कि ऐसे मेटल जिसमें मिक्सचर है सस्ते, सॉरी, ऐसे कॉइन्स जिसमें सस्ते मेटल्स का मिक्सचर है, ठीक है। और धीमे धीमे उसके साथ पेपर मनी भी इंट्रोड्यूस हो गया। और आज के समय प्लास्टिक मनी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का है, ठीक है। अब देखते हो, आप यूपीआई पेमेंट कहीं पे भी कर देते हो, कहीं पे भी आपने स्कैनर मांगा, सॉरी, क्यूआर कोड मांगा और स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, बैंक टू बैंक सीधे पैसा चला गया आपके बैंक खाते से उसके बैंक खाते में, चाहे आपने 2 रुपए का सामान खरीदा हो। कोई लिमिट नहीं, कोई छोटी, कोई मिनिमम लिमिट नहीं। हाँ, मैक्सिमम लिमिट ज़रूर है, ताकि पैसे ट्रैकेबल रहें। जैसे कि कई यूपीआई ऐप्स 1 लाख की लिमिट पे चल रहे हैं मैक्सिमम 1 डे में, ठीक है। तो आज के लिए ही कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इन सब का ज़माना है ना। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब बार्टर सिस्टम के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, ठीक है। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज फैसिलिटेट करता था बहुत ईजिली, जो है आप एक ही बार में एक्सचेंज कर ले रहे हो जो चीज़ आपको देनी है और जो चाहिए। यही एक एडवांटेज था इसका। और एडवांटेज भी तभी था जब मनी था नहीं, मतलब कि बिना मनी के अगर आप सामान आपस में एक्सचेंज कर पा रहे हो, ये एक समझ भी आपके पास है कि ये एक सिस्टम है, बार्टर सिस्टम नाम से या किसी भी नाम से, ठीक है। तो कम से कम ये एक्सचेंज तो फैसिलिटेट कर रहा है, वरना इससे पहले तक क्या रहा होगा कि जो गेहूँ उगा रहा है वो गेहूँ ही खा रहा है, और जो चावल उगा रहा है वो चावल ही खा रहा है। कोई वैरायटी, कोई कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन कुछ पॉसिबल ही नहीं था, है कि नहीं? क्योंकि एक इंसान अकेले क्या क्या कर सकता है जब मनी नहीं है, ठीक। डिफ़िकल्टी बहुत सारी थी। डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बहुत मुश्किल ही ऐसा होगा कि किसी ए व्यक्ति को बी व्यक्ति मिल जाए जिसको वही चाहिए हो जो ए बेच रहा हो, और वो वही दे रहा हो जो ए को चाहिए हो, है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत मुश्किल था। पहले ही आपको बड़ी मुश्किल से ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको वो चीज़ चाहिए जो आप बेच रहे हो, फिर आपको चाहिए कि वही व्यक्ति जो है वो भी रखा हो जो आपको चाहिए, है ना। मुश्किल होता है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, आप कैसे कंपेयर करोगे कि कितने गेहूं के बदले कितना चावल? और चलिए, एक बार को गेहूँ चावल तो फिर भी एक जैसी चीज़ें हैं। आपको चाहिए, मान लीजिए, एक पेट, डेयरी फार्मिंग, डेयरी वर्क करने के लिए, है ना। आपको चाहिए, मान लीजिए, बकरी। अब आपके पास है 10 गाय, और आपको चाहिए 4 बकरी। 10 गाय पे 10 गाय आप नहीं देना चाहते, अब 1 या 2 गाय देना चाहते, और आपको 4 बकरी चाहिए। अब आप कहीं पहुंचे और आप एक ही गाय देने को तैयार हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि 4 गाय बहुत, 2 गाय बहुत ज्यादा हो जाएगा 4 बकरी के बदले में। लेकिन सामने वाला कह रहा है कि भाई आप हमसे 5 बकरी लो, लेकिन आप हमें गाय दो। और आप सोच रहे हो कि यार मैं 2 गाय अपनी कैसे घटा दूं, मेरे पास तो 10 ही है, ठीक। इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होता है। लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट्स और कंट्रेक्चुअल पेमेंट। कोई ये कह दे कि भाई हम आपको हर महीने
पे करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सामान लेना चाहते हैं, या हम आपको अभी नहीं 6 महीने बाद पे करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे? गेहूं चावल में ही ऐसा है, गेहूं किसी सीजन में उगता है, चावल किसी सीजन में उगता है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स है ना दोनों। अब आप जो है गेहूं के बदले चावल लेने गए, चावल की फसल जा चुकी है, जब आपको चावल मिल रहा था तब आपके पास गेहूं नहीं था। तो ये फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट मंथली, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता था। लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यू, चीज़ों को स्टोर भी आप नहीं कर सकते ज़्यादा दिन तक, क्योंकि हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है, जबकि मनी की कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है। हाई ट्रेडिंग कॉस्ट गोइंग टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, वही हर कोई जिसके पास इजीली, जिसका गुड ऐसा है जिसके पास इजीली कस्टमर आते रहते हैं, वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू लगाएगा अपने सामान की। और आप जिसका सामान बहुत ज़्यादा है और आपको कई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, आप क्या करोगे, आप अपने आइटम की वैल्यू बहुत लो लगाओगे। तो इस तरीके की ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। फिर आई मेटालिक करेंसी, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, फिर अलॉय मेटल। तो इससे क्या हुआ, एक तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बहुत आसान हो गया, भाई मनी आ गया, आप जब चाहो उसको स्टोर कर सकते हो, जब चाहो उससे चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो। आपको डबल कोइंसिडेंस नहीं चाहिए बॉन्ड्स का, है ना, आपको केवल पहले चाहिए कि कोई जो आपका सामान खरीदने को तैयार हो, फिर आपको दूसरे नंबर पर चाहिए कोई जो आपके लिए, आपको वो बेचने को तैयार हो जो आपको चाहिए, ठीक। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी मिलती है, कोई कह सकता है कि भाई जो एक गाय है वो मान लीजिए 4 लाख की है, और एक बकरी जो है 50,000 की है, तो अपने आप ही डिसाइड होगा कि 8 बकरी तक पे एक गाय बेची जाएगी। तो आपने एक गाय बेची, उससे पैसा लिया, अब आपको चाहिए 4 ही बकरी थी, आपने 4 ही बकरी खरीदी, बाकी पैसे रख लिए, स्टोरेज भी हो गया और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी हो गया। अच्छा, सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज, वही डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं रह गई। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर, लोग थोड़ा ज़्यादा खर्च करने लग गए कि भाई मैं ये भी खरीद सकता हूँ, वो भी खरीद सकता हूँ, तो लोग ज़्यादा खर्चा करने लग गए। ये एक अच्छी चीज़ थी इकोनॉमी के लिए। फिर आता है आपका गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स और एलॉय मेटल के नुकसान। पहली चीज़, डिफ़िकल्ट टू पे फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन, इतने भारी होते थे, इतने वैल्यूएबल होते थे कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए एक साथ इन्हें नहीं ले जा पा रहे थे, वेट की वजह से भी और सेफ्टी की वजह से, ठीक है, तो बड़े ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते थे। दूसरा, इंट्रिंसिक वैल्यू वॉज ग्रेटर देन फेस वैल्यू लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। क्या हुआ कि महंगाई आप जानते ही हो, हर इकोनॉमी हर टाइम पीरियड में हमेशा ही धीमे धीमे बढ़ी है। तो मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन आने लग गया और महंगाई बढ़ने लग गई। किसी एक समय पे एक बकरी मान लीजिए 50 गोल्ड कॉइन्स की थी, तो वो 6 महीने बाद 51 गोल्ड कॉइन्स की। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती थी, वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर की भी वैल्यू बढ़ती थी। और मान लीजिए किसी गोल्ड को कॉइन बनाते समय उस पर 1 रुपया प्रिंट किया गया उस ज़माने में, और वो उस समय उतना गोल्ड 1 रुपये का होता था। लेकिन जैसे ही गोल्ड महंगाई बढ़ी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में, और गोल्ड जो है 1 रुपये 1.5 पैसे का हो गया, वैसे ही अपने लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, पुराने पुराने कॉइन्स को गलाना चालू कर दिया और मेल्ट कर करके उसका गोल्ड और सिल्वर बेचने लग गए कि भाई अब तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है जितनी इस पर छपी है उससे। तो मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स बहुत प्रॉब्लम आती है। हार्ड टू स्प्लिट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू कोप विद स्मॉलर सेल परचेज। हाँ, जिस समय ये सब शुरू हुआ था उस समय भी गोल्ड और सिल्वर की कीमत बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस छोटे से छोटा कॉइन बनाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जो सबसे छोटा कॉइन भी पॉसिबली था और बनता था, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती थी कि उसको स्प्लिट करना आसान नहीं था जब आपको बहुत छोटी चीज़ें खरीदनी हो, है ना। और इनस्टेबिलिटी इन वैल्यू, और वैल्यू चेंज होती रहती थी कॉइन्स की, ये तो लगभग ऐसी बात होगी। फिर आया पेपर मनी, इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। सप्लाई ऑफ मनी बिकम्स मोर इलास्टिक, बहुत आसानी से पैसा इधर से उधर पहुँचाया जा सकता था। इसके लिए गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और एक जो एक्सचेंज था वो लोकल से ग्लोबल लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे गलत पॉइंट लग रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए जो एक्सचेंज है वो भले ही कॉइन के रूप में नहीं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के रूप में सामान खरीदने बेचने के लिए विदेशों से डील किया जा सकता रहा होगा। लेकिन पेपर मनी में उल्टा रहा होगा, ये इतना पॉसिबल नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सामने वाले के लिए वो कागज ही होगा, सामने वाले देश के लिए। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत ही आसानी से पेपर मनी बच जाता है। अगर आपको 100 रुपए के 10 नोट बनाने हैं तो हो सकता हो कि मास प्रोडक्शन के समय में वो 10 नोट 100 ही रुपए के पड़े, तो बाकी
9 नोट आपके फ्री हो गए। फायदे क्या नुकसान क्या क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव सर्कुलेशन ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन। ऐसा हो सकता है कि भाई ये इतना ज़्यादा सर्कुलेट है, हर कोई इसको इतना ज़्यादा खर्च करे और यूज़ करे कि इससे जो है महंगाई बढ़ने लग जाए। ठीक है। फ्रेजाइल टू हैंडल। गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन आप तोड़ दो, उस पर गाड़ी चढ़ा दो, और सॉरी उसको तोड़ने की कोशिश करो, उस पर गाड़ी चढ़ा दो, कुछ भी करो, वो काफ़ी हद तक मजबूत रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन पेपर मनी क्या है, धुल गया, फट गया, जल गया, तुरंत ही जो है नुकसान में चला जाएगा। तो ये एक दिक्कत की बात है। एक्सेप्टेबिलिटी रिक्वायर्स ट्रस्ट ऑफ द पीपल। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी तभी पॉसिबल होती है जब लोग यानी कि सोसाइटी इस पर ट्रस्ट करें। जैसे आप देख रहे होंगे अपने आसपास, किसी सिटी में 10 का सिक्का बंद कर दिया गया है, किसी सिटी में 1 का सिक्का लोग नहीं ले रहे एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मना किया है या गवर्नमेंट से मना कर दे रहे हैं, लोग आपस में ही किसी अफवाह के चलते या किसी कारणवश ऐसा करने लग रहे हैं, और उससे हो रहा है नुकसान। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट तभी बढ़ता है जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, है ना? पेपर मनी है, कोई आपको 100 का नोट दे रहा है, आप घबरा रहे हो कि मैं इसको सामान जो मांग रहा है वो दूं कि ना दूं। रीज़न क्या हो सकता है कि आप उस नोट पे विश्वास ना कर पाओ, है ना? फेक होने का कैलकुलेट वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है एक्सेप्ट करने के लिए। ई मनी, यूज़ ऑफ पेपर इज रिड्यूस्ड। ई मनी से क्या हुआ, पेपर की खपत कम हो गई, नोट कम छप रहा है। अकाउंट ट्रैकिंग बिकम्स कन्वीनियंट। बड़े आसानी से सरकार या सरकार का कोई भी ज़रूरी डिपार्टमेंट किसी के भी अकाउंट को इजीली ट्रैक कर सकता है, और उसके पास कितना पैसा है उसे दिखने लगेगा। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ नोट्स इज रिड्यूस। जो खर्चा नोट छापने का आता था वो भी बचा। ई मनी में क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग जो कभी भी कहीं भी चलती है। आप अपने घर पे हो, घर बैठे आप दूसरे स्टेट का सामान खरीद ले रहे हो उसकी शॉप से, अमेजोन के थ्रू या किसी ई मार्केट के थ्रू, है ना? कोई भी समय हो रहा है, आपको रात के 2:30 बजे शॉपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक। और ये फैसिलिटेट कैसे हुआ है? ई मनी की वजह से ही हुआ है फैसिलिटेट। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हैज प्रोपेल्ड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड की क्वांटिटी है वो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है काफ़ी हद तक ई मनी ने इंक्रीज करी है। भाई पहले आप इतना सामान नहीं खरीदते थे जब अमेजोन, ब्लिंकिट ऐसी चीज़ें नहीं थी, फ्लिपकार्ट वगैरह। लेकिन अब आप देख रहे होगे कि आपकी जो परचेजिंग की हैबिट है वो बढ़ रही है इन सब के आने की वजह से, क्योंकि बहुत ईजी हो गया है ना? नुकसान क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज पर्टिकुलरली इन एलडीसीज। ये एलडीसीज क्या है आगे पता चलेगा। साइबर क्राइम के बहुत चांस होते हैं ना। ई मनी अच्छा जो आपका वॉलेट है उसके बारे में बात हो रही है। ई वॉलेट, है ना? इंकरेजेस इम्पल्सिव परचेजेस। कई बार आपको क्या लगता है, अरे यार ये मेरा खरीदने का मन है, मेरे पास पैसे नहीं है, और बिना ये सोचे विचारे कि भाई क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, क्या सच में मेरे काम में आएगा, आप उसे खरीद लेते हो। इस तरीके के नुकसान है ई मनी के। साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पैसे इलेक्ट्रॉनिकली पड़े तो लोग हैकर्स वगैरह उसको चुरा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। हालांकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ हुआ था, लेकिन धीमे धीमे लोगों ने उसके अपने इस्तेमाल भी ढूंढ लिए, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको जमा करके रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। कोई और सामान इतना वो नहीं हो सकता कि जब जो इससे चाहो एक्सचेंज करो और वो एक्सेप्ट कर ले, प्लस आप उसको जब तक चाहो रखो और वो खराब ना हो, है ना? मुश्किल होता है। ऐसी जो चीज़ें थी उन्हीं के कॉइन्स बनाए थे लोगों ने। अब कुछ स्टोर नहीं किए जाते सेव करने के लिए, अब मनी को सेविंग का इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया है। साथ ही साथ मेजर ऑफ वैल्यू भी बन गया है ये। किसी भी गुड या सर्विस की वैल्यू हम इसमें मेजर कर सकते हैं। जैसे भी हम गाय और बकरी वाला एग्जाम्पल ले रहे थे। क्योंकि मनी जो है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। वही एक सेम चीज़ जो है कितने भी तरीके के पेमेंट हो सबके काम में आ जाती है। इसीलिए मनी की एक डेफिनेशन ये भी है कि मनी इज व्हाट मनी डस। मनी क्या है? मनी वो है जो वो करता है कि नहीं? इसीलिए मनी की ये डेफिनेशन भी है कि इंस्ट्रूमेंट एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू,
अब मेजर ऑफ वैल्यू है ना स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, उसकी फीचर्स उसकी डेफिनेशन बन गया मिलके। अब बात करते हैं फिर से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। बार्टर सिस्टम वो है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन है राइस का, ठीक, और तो आपको क्या ढूंढना होगा, आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिसको चावल चाहिए हो, और साथ ही साथ आपको कपड़े अपने लिए चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो क्लोथ बेच रहा हो और जिसको चावल चाहिए हो, फिर राइस चाहिए। अब जो कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी होती है, यानी कि सीसी इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, कोई भी कॉमन कमोडिटी नहीं होती है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता कि हाँ भाई इस चीज़ से तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ एक्सचेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक। ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। बार्टर सिस्टम के हमारे क्या नुकसान है और उसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। पहली चीज़, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि हमें चाहिए कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं वही खरीदने वाला प्लस जो चीज़ हमें चाहिए वही बेचने वाला एक कॉमन बंदा हमें मिल जाए, ठीक। इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसे मनी से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि मनी से आपको जो चीज़ बेचनी है वो बेच दोगे जिसको भी चाहिए और उससे पैसे लोगे और पैसा लेके उसके पास पहुँच जाओगे जिसके पास वो सामान है जो आपको चाहिए, ठीक। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, आपको ये नहीं पता होता है कि कौन क्या चीज़ कितने पीस किसके बदले बेची जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल दिया हुआ है, गाय यानी काऊ, वीट क्लोथिंग, फुटवेयर, चेयर यानी फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, है ना। अब क्या चीज़ किसके बदले कितने में जाएगी तो तभी पॉसिबल है ना पता कर पाना, जब मनी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, कि हाँ भाई कार जो है मान लीजिए 5 लाख की है, गाय 4 लाख की है, कपड़े 20,000 के हैं, गेहूँ 1,000 रुपए का है, फुटवेयर 2,000 का है, आपका फर्नीचर 10,000 का है। ये सब आप तभी बता पाओगे ना जब रुपी जैसी चीज़ एग्जिस्ट होती होगी या मनी जैसी चीज़ एग्जिस्ट होती होगी, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी के आने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, ये जो बाद में पैसे देने वाला सिस्टम और टुकड़ों में या ईएमआई में पैसे देने वाला सिस्टम सब चालू हुआ, ये मनी की एग्जिस्टेंस की वजह से ही है। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप उस किसी भी सामान को जो आप बना रहे हो उसे हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, या बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, ना ही आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं कि मनी, ये प्रॉब्लम ही मनी दूर करता है, क्योंकि वो स्टोर भी किया जा सकता है और ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ मनी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए कितने तरीके के मनी होते हैं, मनी को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तरीका से क्लासिफाई किया गया है फिएट और फिड्यूशियरी में, और दूसरी तरीके से क्लासिफाई किया गया है फुल बॉडीड और क्रेडिट में। जो फिएट मनी होता है वो गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से होता है, जैसे कि आपने देखा था नोटबंदी, वो क्या थी, वो गवर्नमेंट ने अपना जो गारंटी है उस नोट पर, 500 1000 के नोट पर, वो वापस ले ली थी। अभी क्या होता है, पब्लिकली कहीं भी जाते हो कोई सा भी नोट किसी को देते हो और वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपको कोई सा भी नोट या कॉइन देता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप नोट को किसी भी नोट को उठा के इस समय कैसे हो तो उसे उठाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि उसमें गवर्नर के साइन होते हैं और लिखा होता है कि मैं धारक को, मान लीजिए 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूँ, या इंग्लिश में आई गारंटी टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹100, मतलब ये जो अमाउंट है ये आपका है, इसकी 100 रुपए वैल्यू है। ये गारंटी कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, आरबीआई ले रहा है, ठीक। इसीलिए आप ये नोट किसी और से एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं फिएट मनी। और वहीं फिड्यूशियरी मनी वो होता है जो आप अपने म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सचेंज करते हो, कि आपको ए पे विश्वास है, आप हो मिस्टर बी, और ए से आपने बी, वो आपने मिस्टर बी ने ए से चेक में पेमेंट ले लिया,
अब चेक जो है क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको उस पर विश्वास था, उसको आप पे विश्वास था, तभी उसने आपको चेक दिया और आपने चेक एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इससे मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि वो फिड्यूशियरी बनी था, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड था। उस पर कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं ले रही है कि भाई इस चेक का पेमेंट होके ही रहेगा। मान लीजिए जिसने अपने बैंक अकाउंट की चेक लगा के दी है आपको, उसके खाते में पैसे ना हो, उसका साइन गलत हो, कुछ भी हो सकता है ना। फिएट मनी को और क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी, क्योंकि ये किस काम में आती है, एक लिमिट तक ये जो है टेंडरेबल होती है डेप्ट या ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने की। ठीक, जो भी जितने भी देश में कॉइन्स और नोट्स होते हैं वो सब मिलके फिएट मनी ही बनते हैं। और फिड्यूशियरी मनी जैसे कि चेक, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। हाँ, दूसरा तरीका क्या है क्लासिफाई करने का, कि हम डिवाइड कर दें मनी को फुल बॉडीड और क्रेडिट। फुल बॉडीड मनी जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स एक समय के, क्योंकि जिस समय वो पब्लिश किए जाते थे या सॉरी मिंट किए जाते थे नोट्स और कॉइन्स, उस समय में जो वैल्यू है उस मेटल की या उस पेपर की वो उतनी ही है या उससे ज़्यादा ही है जितना उस पर छापा गया। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन के समय में, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई 1 रुपए के गोल्ड कॉइन बनाया गया बहुत छोटा सा किसी तरह से, लेकिन थोड़े दिन में वो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ शायद बहुत सारे लोग ने उसकी डिमांड की और उस वजह से उस गोल्ड की वैल्यू 1 रुपए 20 पैसे हो गई। तो अब क्या वो एक्सचेंज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एक मेटल आप उसे गला और बेच लो, उससे ज़्यादा अमाउंट हो, है ना। लेकिन जिस भी मनी पे बैकिंग होती है उस पूरे मटेरियल की, वो फुल बॉडीड मनी कहलाता है। ठीक है, गोल्ड या सिल्वर का कॉइन फॉर एग्जांपल। वहीं क्रेडिट मनी क्या है, जो आज के पेपर मनी है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, लोन्स एंड छोटे, ये सब क्या है, क्रेडिट मनी है, क्योंकि ये इनकी वैल्यू, सॉरी वेरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्रेडिट मनी मतलब कि ध्यान पता नहीं कहा मेरा, पेपर और आजकल के मेटल के कॉइन्स जो है ना, पेपर मनी है, फिर कॉइन्स जो एलॉय मेटल के बने हैं। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जो इसके ऊपर वैल्यू छपी है, देखिए आपके पास कोई 500 का नोट है अगर, तो उस पर वैल्यू 500 छपी है, लेकिन क्या उतने बड़े पेपर की वैल्यू 500 है? बिल्कुल नहीं है, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉइन की थी। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी, ये उधार पे है, मतलब जितना नोट छापा गया है उसमें जो बनाने में खर्चा आया है और मटेरियल का एक्सेट्रा का, बस वही आया, बाकी उस नोट पे वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा की दी हुई है। ठीक है, जो प्रिंटेड अमाउंट है। फंक्शंस ऑफ मनी पे आ जाते हैं। पहले प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बार्टर सिस्टम की जो कमियां हैं उसी को दूर करते हुए जो चीज़ मनी करता है वो उसकी खूबियां हो जाती हैं। तो पहली बात तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे क्या था, डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। आप जो बेच रहे हो वही आपको खरीदना है और आपको जो चाहिए वही बेचना है, एक साथ मिल जाए एक ही बंदा, ये बहुत कम होता है ना। तो इसीलिए आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, जो मनी बनता है, कि आपको जो बेचना है वो बेचो, पैसे लो, और पैसे उसी पैसे से जो चीज़ खरीदनी है वो खरीदो, अलग अलग चीज़ें। फिर मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू, एक कॉमन यूनिट बन गई है ये किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। आप हर चीज़ को रुपए में तोल सकते हो ज़्यादातर, जिन चीज़ों को भी एक्सचेंज करना है या कुछ, है ना, कि भाई ये इतने रुपए का है, वो इतने रुपए का है, आपने इसको बेचा, पैसे दिए और उससे वो खरीद लिया, है ना। तो मेजरमेंट के काम में आता है। फिर आते हैं सेकेंडरी या सब्सिडी फंक्शन। ये तो पहले जो दो थे वो मेन फंक्शन थे। अब एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है, पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो जो चीज़ आप चाहते हो कि आप जो है वो खरीद लो, वो सब आप सेम मनी से खरीद सकते हो। ठीक है, वही 150 रुपये जो आपके पास है उससे आपने 20 रुपये में कुछ लिया, 20 रुपये में दूसरे 20 रुपये से कुछ लिया, 50 रुपये से कुछ और लिया, है ना। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं ये वाले नोट से तो केवल यही चीज़ खरीदी जा सकती है, ऐसा नहीं। हर तरीके के पेमेंट्स के लिए वो स्टैंडर्ड है। फिर आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि
आप पैसे को रोक सकते हो काफी ज्यादा समय तक, है ना, बैंक में जमा करा सकते हो एक्सेट्रा। वो कुछ नॉर्मल गुड्स की तरह खराब नहीं हो जाता पैसे। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, है, बहुत दूर दूर ट्रैवल करा दिया मनी को, ये सब चीज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन से, यानी कि मनी में ही पॉसिबल है, बार्टर में नहीं। फिर आता है आपका, सर इसको रोटेट करना पड़ेगा, कहाँ से बुक है, फिर आता है आपका सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है भाई? सप्लाई ऑफ मनी है स्टॉक, मनी का स्टॉक। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक पूरे इकोनॉमी या कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास टोटल पैसा कितना है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक। अब ये गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, सॉरी, ये जो सप्लाई ऑफ मनी है इसमें गवर्नमेंट के पास रखा पैसा और बैंक के पास रखे पैसे नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक कंट्री में सप्लायर होते हैं मनी के, मतलब कि यही तो नोट्स बनाते हैं और प्रोवाइड कराते हैं, बाकी लोग तो केवल इसे कमाते और खर्च करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, देखिए मनी सप्लाई यानी कि कलेक्शन ऑफ मनी या सम टोटल ऑफ मनी कितने तरीके का होता है? चार तरीके का होता है, एक M1, एक M2, एक M3 और एक M4। ठीक, पहले यहाँ पे हम M1 गिनते हैं, ये कैसे होता है उसको समझाया गया। M2, M3, M4 की केवल आप डेफिनेशन में जान जाओगे तो बहुत रहेगा। M1 क्या है? M1 है C प्लस DD प्लस OD, मतलब कि C क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। बाकी OD क्या है? डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक, लाइक NABARD एक्सेट्रा। डिमांड डिपॉजिट विद RBI of foreign controlled banks and of the foreign governments. Demand deposit of international financial institution like IMF and World Bank. ठीक है, ये सब जुड़ के क्या बनता है? M1 बनता है। C यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, DD यानी डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक, और OD ओवरड्राफ्ट, अदर डिपॉजिट। सॉरी, measure of money supply M1, currency with the public, demand deposits with the people, or other deposit with reserve bank। तो ये अदर डिपॉजिट रिजर्व बैंक, तीन चीजें उन्होंने इंक्लूड की है। पहला डिमांड डिपॉजिट विद RBI, फिर डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, बाहर के जो सेंट्रल बैंक है, हमारे यहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम RBI, बाहर के लोग अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक का कुछ और नाम भी हो सकता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो IMF है ना, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी चीजों से लिया हुआ डिमांड डिपॉजिट। इसका जाता है कि कौन मनी सप्लाई कर रहा है, ये सप्लायर्स हैं कौन। सबसे पहले तो RBI इज प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, सबसे पहले तो RBI है, क्योंकि ये क्या करता है, ये करेंसी रेगुलर बेसिस पे छापता रहता है, जितना मिनिमम रिजर्व सिस्टम के सबसे अलाउड है उतना। इसमें इस सिस्टम में रिजर्व बैंक क्या करता है, ये मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का बना के रखता है, ताकि वो गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रूप में, जिससे कि उसका छापा हुआ मनी जो इकोनॉमी में रोल कर रहा है वो सेफ रहे, क्योंकि वो उसको बैक करता है। जैसे मान लीजिए 200 करोड़ का रिजर्व है, तो वो 115 करोड़ तक का, है ना, रिजर्व रख सकता है अपने पास, मनी के बदले में, जो वो नोट छाप रहा है उसके बदले में। कमर्शियल बैंक के सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स है सप्लाई के। पहला, सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक को कोई अथॉरिटी नहीं है करेंसी इशू करने की, ना ही वो नोट और कॉइन्स इशू कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक उनके पास आती है नए नोट नए कॉइन देने के लिए।
और क्योंकि ये चेकेबल डिपॉजिट होते हैं तो इसीलिए ये सप्लाई ऑफ मनी में भी काम में आते हैं कि लोगों ने कहीं से पैसे लिए अपने अकाउंट में डाले, अब उनके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली तो रिफ्लेक्ट हो रहा है बट असल में उनके अकाउंट से पैसे निकाल के कहीं पे ज़रूरत में यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? थर्ड सोर्स है मनी सप्लाई का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है? 1 रुपी नोट और कॉइन जो है वो इशू करता है। जितने भी तरीके की कॉइन है और 1 रुपए का नोट, ये गवर्नमेंट वो सप्लाई करती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सब आरबीआई, बाकी सारे नोट जितने भी हैं वो आरबीआई इशू करते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं। अच्छा हाँ, पावर पॉइंट्स आ गए, यानी कि हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो गया है। ये जो कुछ येलो पोर्शन है मैं शॉर्ट वीडियोस में ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप एक अबव स्केल पे पहुंच जाते हो अपनी क्लास में भी और नॉलेज में भी, है ना, बाकियों के बीच। अगले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था मैं पढ़ाऊंगा बैंकिंग। M2 M3 M4 क्या होता है? ये एबिलिटी जोन में हमें बताया गया था कि हम पढ़ेंगे। M2 होता है M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, POSB अकाउंट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है नॉर्मल बैंक नहीं है, इसीलिए इसके डिपॉजिट्स को थोड़ा अलग ट्रीट किया जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं ऐसा करने के। गवर्नमेंट के आसपास आप रहोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा इस बारे में, मैं भी बताऊंगा सही समय आने पे कि क्यों उसको अलग रखा जाता है। लेकिन इसको M1 के साथ जोड़ दे तो M2 बनता है। अच्छा, अब M2 नहीं बल्कि केवल M1 में ही हम कमर्शियल बैंक के साथ होने वाले टाइम डिपॉजिट TD यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं उनको जोड़ दें तो M3 बन जाता है। और इसी M3 में पोस्ट ऑफिस से जितने भी टाइप के डिपॉजिट हैं अदर देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो हर डिपॉजिट को हम जोड़ दें तो M4 बन जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं आपके, बहुत ज़्यादा सिलेबस के हिसाब से तो काम कीजिए, ऐसे जान लोगे तो अच्छा रहेगा। नैरो मनी और ब्रॉड मनी, है ना, जो M1 M2 होते हैं उसको नैरो मनी कहते हैं, M3 M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि नैरो छोटा होता है, ब्रॉड बड़ा, 1 और 2 छोटा होता है, 3 और 4 बड़ा। ठीक है, बस इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगला जो है हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 क्या है? बैंकिंग है। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।